बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार रवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट टाइम हम चैप्टर 19 की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू ALP स्मार्ट सिलेबस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करवा रहा था। लास्ट हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन किया था दैट वाज 19.14। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इट इज़ 19.15। व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज़ मोमेंटम ट्रांसफ़र टू द मेटल सरफेस। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सपोज़ हमारे पास कोई भी सरफेस है, लेट्स से ये हमारे पास एक सरफेस है मेटालिक, इसके ऊपर आपने लाइट को इंसिडेंट किया, क्या लाइट यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी? बिल्कुल करेगी, बिकॉज इसकी रीज़न क्या है? यस, लाइट विल ट्रांसफ़र द मोमेंटम। जब लाइट मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी तो क्यों करेगी? क्योंकि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है, एनर्जी पैकेट्स जिनको हमने फोटॉन्स का नाम दिया। जब ये फोटॉन्स जाकर उस सरफेस पर हिट करते हैं तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर हिट करने पर मोमेंटम को ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज दे हैव सर्टेन वेलोसिटी। तो यूँ मोमेंटम वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जब पार्टिकल जाकर हिट करता है ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र भी करता है। एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट भी हो सकता है मेटल सरफेस में से, जैसा हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि जब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से जंप आउट करता है। अगर वो मेटल सरफेस से एमिट हो रहा है इसका मतलब मोमेंटम को एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, तभी तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 19.18, 19.16, 19.17, ये दोनों स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। सो नेक्स्ट इज 19.18। व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद अ विजिबल लाइट? हम कॉम्पटन इफेक्ट को विजिबल लाइट से क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उसकी वजह क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट को नोट करने के लिए कम से कम जो एनर्जी होनी चाहिए दैट शुड बी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम इतनी एनर्जी हो। जबकि जो विजिबल लाइट है उसके अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना वो ब्लू कलर की है, और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है दैट वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये वेवलेंथ ब्लू कलर की है कि ब्लू कलर इतनी एनर्जी पोजेस करता है। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करें ना तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा। E is equal to h Planck's constant 6.63 into 10⁻⁻34 multiplied by speed of light, it is 3 into 10⁸ meter per second over wavelength, it is 400 into 10⁻⁹ nanometers. So energy is equal to, अगर इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास एनर्जी आती है 6.63 into 10⁻⁻34 multiplied by 3 into 10⁸ divided by 400 into 10⁻⁹। तो ये मेरे पास आंसर आता है 4.9 into 10⁻⁻19। और इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि ऊपर मैंने चूँकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो मैं इस वैल्यू को, ये जूल्स में आंसर आया, मैं जूल से शिफ्ट कर रहा हूँ इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं 1.6 10⁻⁻19 से कर रहा हूँ इसको डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है तकरीबन E इज़ इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। तो ये तो बहुत कम एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी कितनी चाहिए? 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए होती है। सो इसलिए हम विजिबल लाइट की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि कॉम्पटन इफेक्ट को नोट करने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम? एक्सप्लेन। क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है? तो इसका आंसर है नो, कि पेयर प्रोडक्शन किसी सूरत भी वैक्यूम में नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि
हमने पढ़ी थी ये बात पेयर प्रोडक्शन में कि जब गैमा रे के फोटॉन्स आप इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर या किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो वहाँ पर जाकर सारे का सारा मोमेंटम अपना ट्रांसफ़र करते हैं। जब वैक्यूम होगा तो वैक्यूम मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो वो जो गैमा रे है वो कहाँ पर जाकर अपना मोमेंटम लूज़ करेगी, किस चीज़ को जाकर हिट करेगी? कोई भी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो होता ही कुछ नहीं। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि अगर वैक्यूम हुआ तो हमें वो जो विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस, ये जो कंडीशन है ये फुलफ़िल नहीं होगी। जब ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो वो गैमा रे फोटोन कैसे अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, कैसे वहाँ पर वो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होगी? क्योंकि वो एनर्जी जो गैमा रेज के पास है वो कहीं ना कहीं जाकर तो ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगी, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा मीडिया मौजूद नहीं है जो उसको कन्वर्ट करवा सके। सो इसके रिप्लाई में आप लिखेंगे कि नो, द पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम in order to conserve the laws of momentum. So there must be a heavy nucleus कि जहाँ पर जाकर गैमा पार्टिकल इंसिडेंट हों और अपना मोमेंटम वहाँ पर ट्रांसफ़र करें, अपनी एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 19.20, इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी? नो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी से कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनाइलेशन या पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक 19.20 कहा गया है कि क्या ये मुमकिन है कि एनर्जी की एक रे आप उसको कन्वर्ट कर दें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर? तो ये पॉसिबल नहीं है। वाई इट्स नॉट पॉसिबल? बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर रहे हैं, और लॉ कभी भी वायलेट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे तो इस यूनिवर्स के अंदर एक -1 चार्ज का इंक्रीज आ गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक पूरे न्यूट्रल सेटअप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाए? सो ये पॉसिबल ही नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज ये कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों की आपस में तादाद इक्वल होती है। जहाँ कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन बनेगा साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन भी बनेगा, ये लाजिम है। यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे अक्सर कि ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हमें यूनिवर्स में नज़र मिलते भी हैं, नज़र ऑल्दो नहीं आते, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो पॉजिट्रॉन हमारी यूनिवर्स, हमारी इस नॉर्मल जो लाइफ है इसके अंदर हमें पॉजिट्रॉन का जिक्र क्यों नहीं मिलता? कि पॉजिट्रॉन जिस तरह पेयर प्रोडक्शन हमने कराई एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, उस पेयर प्रोडक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन भी निकला, पॉजिट्रॉन भी एमिट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल जाता है लेकिन पॉजिट्रॉन हमें कभी भी नहीं मिलता। उसकी रीज़न क्या है? मतलब मैटर हमें मिल जाया करता है, एंटी मैटर नहीं मिला करता। तो उसकी रीज़न ये है कि जब ये पॉजिट्रॉन यहाँ पर एमिट होगा ना, इस पॉजिट्रॉन के एमिट होने पर होगा क्या, ये अपने सराउंडिंग के अंदर जो कोई भी गैसेस, कोई भी मीडिया मौजूद है उसके साथ, उसके मीडिया के इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनाइलेट कर जाता है। मतलब ये पॉजिट्रॉन एमिट हुआ, यूँ सिचुएशन कि एक हैवी न्यूक्लियस, मैंने उस पर गैमा रे एक फोटोन इंसिडेंट किया, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, एक पॉजिट्रॉन एमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन मुझे उसमें मिल गया, पॉजिट्रॉन मुझे नहीं मिलता। उसकी वजह, पॉजिट्रॉन जैसे ही एमिट होगा ना, जो भी सराउंडिंग के अंदर एटमॉस्फेयर की कोई गैस मौजूद होगी, ये उसके साथ, उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनाइलेट कर देगा। जब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ एनाइलेट करेगा तो 2 गैमा रे फोटॉन्स बन जाएंगे, यहाँ पर 2 गैमा रेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, एनाइलेशन हो जाएगी। यूँ मैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी। यहाँ पर ये थी एनर्जी, एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुई? एनर्जी कन्वर्ट हुई 2 हिस्सों में, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस। और ये पॉजिट्रॉन फिर किसी भी दूसरे, ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एनाइलेट करके फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। यूँ हमें पॉजिट्रॉन अपनी नेचर में यूँ नहीं मिलता सराउंडिंग्स के अंदर। So next short question है, if electron behave only like a particle, what pattern would you expect on the screen after the electron passes through the double slit? जब इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट में से पास करेगा, जब वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा है तो इट विल नॉट शो अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। जबकि जब लाइट पास करती है ना स्लिट्स में से तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, इंटरफेरेंस भी होती है। जो सामने स्क्रीन है उसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, और लाइट जब स्लिट्स में से पास करती है तो फैलती है, डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्रैक्शन शो नहीं करेंगे बिकॉज उसने ये खुद कहा इफ़ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल। मैं जानता हूँ कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी हम उनका वेव इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हम उनका पार्टिकल इफेक्ट मेंशन किया गया, तो इसलिए कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं होगा, बिल्कुल वो सामने जाके स्क्रीन के ऊपर हिट कर जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हुए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू नॉट नोटिस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। हमने पढ़ी थी ये बात कि जब मैस ज़्यादा होता जाएगा तो फिर पार्टिकल बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा, और जब मैस बिहेवियर कम होता जाता है तब वेव करैक्टर बढ़ता चला जाता है, तब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती है, मैस चेंज हो रहा होता है। वेवलेंथ का बढ़ना वेव प्रॉपर्टी का बढ़ना है, मैस का बढ़ना पार्टिकल प्रॉपर्टी का बढ़ना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक बॉल आपने की, आप बॉलिंग कर रहे हैं और क्रिकेट बॉल को आपने पिच किया, तो वो बॉल एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मूविंग बॉल को तो वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल करती है, लेकिन चूँकि बॉल का मैस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लाइटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो कर सकते हैं वेव की तरह बिहेव, लेकिन चूँकि मैस बहुत ज़्यादा है वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, और जब वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो ये डिटेक्टेबल ही नहीं है। जब वो वेवलेंथ की वैल्यू डिटेक्टेबल ही नहीं है, व्हाट डज इट मीन? इट क्लियरली मीन्स कि उसकी वेवलेंथ इस हद तक छोटी है कि एक नॉर्मल पर्सन, हम उसको अपने नेकेड आई से, इवन अभी तक कोई ऐसा डिटेक्टर भी नहीं है जो उसको डिटेक्ट कर सके। मुमकिन है कि हम नेक्स्ट कुछ ना कुछ ऐसा डिटेक्टर, कोई ऐसी डिवाइस प्रिपेयर कर लें जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकें, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो 10⁻⁻34 तकरीबन रफली बता रहा हूँ कि इस हद तक की छोटी वेवलेंथ को मैयर कर सके। तो इसके रिप्लाई में आप लिखेंगे कि वहाँ पर मैस चूँकि फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ का आंसर क्या आएगा? बहुत कम। वेवलेंथ का आंसर बहुत कम आने का मतलब क्या है? वेवलेंथ का आंसर बहुत कम आने का मतलब यही है कि वेव नेचर इस हद तक कम है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 19.14, इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑल हैव द सेम एनर्जी विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर इन सारे पार्टिकल्स के पास, नहीं जो कुछ पार्टिकल्स मेंशन है, सबके पास सेम एनर्जी हो, विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी? पहला पार्टिकल गिवन है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है अल्फा पार्टिकल इज इन फैक्ट हीलियम न्यूक्लियाई, और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, और नेक्स्ट है प्रोटॉन। तो ये कंपैरिजन हमने करके देना है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा और हीलियम न्यूक्लियाई है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है विच पार्टिकल हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो लैम्डा मिनिमम किस केस में होगा ये हमने फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। मैं दोनों साइड पे मैस से मल्टीप्लाई करूँ तो मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m²v²। मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv, मोमेंटम चूँकि स्केयर है तो p², डी ब्रॉगलीस लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। मोमेंटम की जगह वैल्यू पुट करें तो ये 2 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²। नेक्स्ट इसका मतलब मैं p के लिए वैल्यू लिख सकता हूँ, स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगा, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस मोमेंटम की जगह मैं पुट कर रहा हूँ h/p, मोमेंटम p रिप्लेस होके लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2m काइनेटिक एनर्जी, चूँकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट है 2, ये भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी वो भी सबकी सेम, इसका मतलब वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब बाकी सिर्फ कौन बचा? मैस। इसका मतलब वेवलेंथ और मैस का आपस में रिलेशन कौन सा हो गया? इनवर्स। ठीक, अगर इन दोनों का स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगा
वेवलेंथ उसकी सबसे मिनिमम होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें मैस सबसे ज़्यादा किसका है, हीलियम का। हीलियम का मैस AMU में होता है 4, न्यूट्रॉन का मैस होता है 1, प्रोटॉन का मैस 1 और इस इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 0। हम कंसिडर करते हैं AMU की बात करें, वैसे इसका मैस होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इस प्रोटॉन का मैस होता है 1.67 इंटू 10⁻27, सेम इज़ द मैस ऑफ न्यूट्रॉन। हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब सबसे ज़्यादा मैस किसका हो गया, हीलियम का। इसका मतलब लैम्डा मिनिमम इज़ फॉर हीलियम। हीलियम के लिए वेवलेंथ की वैल्यू मिनिमम होगी, सबसे कम वेवलेंथ। और दूसरी बात ये है ना, चूँकि जिसका मैस सबसे ज़्यादा, अभी हमने क्रिकेट बॉल के अंदर इसी बात को तो डिस्कस किया है कि जब क्रिकेट बॉल को पिच किया जाता है मैस बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ का आंसर सबसे बहुत कम आएगा। सेम इसी तरह जब हीलियम का मैस सबसे ज़्यादा है अल्फ़ा पार्टिकल का, तो अंडरस्टूड है कि उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। Next short question, when does light behave as a wave, when does it behaves as a particle? Light जब बेसिक फिनोमिनन शो करती है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन तब, और लाइट इस केस के अंदर बिहेव करती है, और पोलराइजेशन भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपने जो फिनोमिनन लिखने हैं उनमें नंबर 1, लाइट बिहेव्स व्हेन बिहेव्स लाइक एग्जिबिट्स द फिनोमिनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटाउन्स इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, तब वो बिहेव करती है एज पार्टिकल। जबकि जब लाइट इस तरह से बिहेव करे कि वो इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करे, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करे, तब लाइट बिहेव करती है एज ए वेव। इस रिप्लाई के अंदर अक्सर एक गलती देखी गई है कि बच्चे बीच में लिखते हैं कि व्हेन लाइट शोज द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये 2 फिनोमिनन नहीं लिखने। उसकी वजह ये है कि ये दोनों फिनोमिनन पार्टिकल भी एग्जिबिट करते हैं। आप किसी बॉल को दीवार के ऊपर हिट करें, वो टकरा कर वापस आता है, वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन शो करता है। ठीक इसी तरह जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते हैं तो आपका पाथ, एक पार्टिकल भी अपना पाथ डेविएट करता है। तो रिफ्रैक्शन दोनों की नेचर है, तो आपने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी जिसमें डिफरेंस क्लियर ही ना हो सके। ये तो वेव और पार्टिकल की सिमिलैरिटीज़ में आती है बात। वेव पार्टिकल्स डुअलिटी के अंदर मैंने ये चीज़ समझाई भी थी आपको कि डिफरेंसेस के अंदर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का जिक्र करना है, जबकि पार्टिकल बिहेवियर की बात हो तब हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटाउन्स इफेक्ट का जिक्र करना होता है। What advantages an electron microscope has over an optical microscope? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का अगर हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए बेहतर होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। जितनी वेवलेंथ छोटी होगी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो पहला तो हमें जो बेनिफिट हो गया वो बेनिफिट ये मिल गया कि चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। जबकि लाइट के केस में अगर हम देखें तो लाइट की वेवलेंथ एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बड़ी होती है तो रिजॉल्विंग पावर कम होगी। दूसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जो स्पेसिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पेनिट्रेट कर जाता। अब अगर इलेक्ट्रॉन उस, मैंने आपको इसमें बताई भी थी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं कि वो स्पेसिमेन के अंदर से पास कर जाता है। हमने इसके ऊपर जो टाइप्स पढ़ी थी उसमें एक लो वोल्टेज हमने पढ़ी थी, एक स्कैनिंग पढ़ी थी, एक रिफ्लेक्शन पढ़ी थी और एक वो थी जो ट्रांसमिशन थी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो उस स्पेसिमेन के अंदर से पास कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिमेंस में से पेनिट्रेट करेगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हमें मिल जाएगा। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं वो हमें सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। वो लाइट आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट तो करती नहीं है जो आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताए। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 तरह से बेहतर हो गई, एक इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, दूसरा ये इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है क्योंकि मतलब ये उस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। उस पेनिट्रेशन की वजह से ये मुमकिन है कि आपको रिजॉल्विंग पावर, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी उसका मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ही मिलता है जबकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मिलता।
सो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 19 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स भी होंगे, साथ ही साथ एग्जांपल न्यूमेरिकल्स भी अगर को हुए तो। पहले मैं आपको करा दूंगा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल न्यूमेरिकल्स के लिए। सो कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, इस चीज़ को याद कीजिएगा, फार्मूलाज वगैरह, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।